हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। कैसी चल रही है तैयारी, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आज जो है वो क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 है और ये लास्ट चैप्टर है क्लास 6 हिस्ट्री का, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपका वो क्लास 7 हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी आपकी। साथ में हम ज्योग्राफी भी लेकर आएंगे और बहुत जल्द पॉलिटी भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो आप बने रहिएगा पूरे सेशन में, पूरी सीरीज में। बहुत अच्छी तैयारी रहेगी आपकी, बस आपको फॉलो करना है पूरी सीरीज को, है ना। तो आज का जो चैप्टर है वो है बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स। चैप्टर का नाम है बिल्डिंग, पेंटिंग्स एंड बुक्स, यानी इमारतें, पेंटिंग यानी चित्रकला और किताबों के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। आप सब बहुत सारे जो बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे उससे आपको पहले से आप अवगत होंगे और आपको पता होगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं, है ना, किसने लिखी है। फिर भी आज हम उसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद इसका एमसीक्यू का भी सेशन आएगा तो उसमें आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 6 की हिस्ट्री का, और इसके साथ आपकी क्लास 6 की हिस्ट्री पूरी खत्म हो जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री हम खत्म कर जाएंगे, उसके बाद हम मेडिवल हिस्ट्री पर मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है बिल्डिंग्स के बारे में, हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पिलर्स के बारे में पढ़ना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बिल्डिंग्स, है ना। तो ये जो चैप्टर है आपका ये 3 पार्ट में है। पहले हम बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर बुक्स के बारे में, यानी 3 पार्ट में पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्डिंग्स में देखेंगे आयरन पिलर, है ना, लोहे का स्तंभ जो है उसके बारे में आपके एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन पिलर है ना, जो कि कहाँ है, दिल्ली में है ना, दिल्ली में है, मेहरौली इन दिल्ली। उसके बारे में बताया गया है कि पिलर किससे बना हुआ है, आयरन से बना हुआ एक स्तंभ है ना, लोहे का स्तंभ है, जो कि कहाँ है, मेहरौली कहाँ है, दिल्ली में है। तो इसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये पिलर की खासियत क्या है। तो दिल्ली के मेहरौली में स्थित प्रसिद्ध लोहे का स्तंभ भारतीय शिल्पकारों के कौशल और कला का एक उल्लेखनीय उदाहरण है ना। यह स्तंभ लगभग 1500 वर्ष पहले का बनाया गया है, यानी 1500 वर्ष पहले बनाया गया ये स्तंभ है, ठीक है। और इस स्तंभ की एक बहुत अच्छी खासियत क्या है कि अभी तक देखिए लोहे में जंग लगता है। आप सभी को पता है कि लोहा अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है ना, बारिश के कांटेक्ट में जब आता है तो क्या होता है, उसमें जंग लगता है ना, जंग लगता है। पानी के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है, जंग लगता है। लेकिन इस लोहे के स्तंभ को इस तरीके से बनाया गया है, इतना अच्छा कौशल तरीके से बनाया गया है, इतने अच्छे कला का यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि अभी तक इसमें कोई जंग नहीं लगा है। ये पिलर कहाँ है, ये आयरन का पिलर है जो कि मेहरौली दिल्ली में है। कितना पुराना है, 1500 साल पुराना है। जितना भी मैं हाईलाइट करती हूँ ना येलो कलर से, उसको आप नोट्स बना लिया करो, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि आपको पूरा एक क्या दे देगा, एक आपको पूरा क्लू दे देगा टॉपिक का, ठीक है। अब क्या है कि ये किसने बनवाया, तो उसमें क्या है, हम तारीख इसलिए जानते हैं। अब हम कैसे बता सकते हैं कि ये 1500 साल पुराना पिलर है। तो उसमें क्या है, उस स्तंभ पे क्या लिखा है, एक शिलालेख है जिसमें क्या लिखा है, चंद्र लिखा हुआ है। और चंद्र किससे रिलेटेड है, गुप्ता वंश से रिलेटेड है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि गुप्ता जो वंश था वो 1500 साल पहले राज्य करता था, यानी ये पिलर उन्हीं के टाइम का बनवाया गया है। और मे भी हो सकता है कि उन्होंने ही बनवाया हो, ठीक है। तो ये इस पिलर के बारे में हमें एनसीईआरटी बताती है, ठीक है। चलिए उस पिलर के इमेज को देख लेते हैं एक बार कि वो इमेज कैसा था, वो पिलर कैसा दिखता था। तो ये है दिल्ली के मेहरौली में ये आयरन पिलर जो कि 1500 साल पुराना है। चंद्र लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या समझते हैं कि ये गुप्ता वंश से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। क्या है स्तूप, तो वर्ड स्तूप मीन्स अ माउंट, यानी माउंड होता है। स्तूप शब्द का अर्थ होता है टीला, है ना। स्तूप कई प्रकार के होते हैं, गोले और ऊंचे, बड़े और छोटे, लेकिन इनमें कुछ समान विशेषताएं होती है। देखिए स्तूप क्या है, या तो गोला और ऊंचा होगा, है ना, या बड़ा होगा या छोटा होगा। अलग अलग तरह के स्तूप बनाए रह जाते हैं, लेकिन सारे स्तूपों में आपको कुछ समानताएं दिखेंगी, कुछ विशेषताएं दिखेंगी। क्या सिमिलरिटी दिखेगी,
वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या क्या आपके एनसीईआरटी में दिया है कि स्तूप में जो सिमिलरिटी, जैसे 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 हम मंदिरों की बात करते हैं तो मंदिरों में क्या आपको सिमिलरिटी दिखेगी कि जहां भी मंदिर होंगे ना तो उसमें एक गर्भगृह होगा, है ना, उसमें एक मंडप होगा, हर मंदिर में आपको ये चीज दिखने को मिलेगा। उसी तरह स्तूप जो होते हैं, है ना, स्तूप ज्यादातर बौद्ध भिक्षु वगैरह जो है वो स्तूप का यूज करते थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको स्तूप मिलेंगे, है ना। तो स्तूप जो होता है उसमें कुछ विशेषताएं होती है। अगर आपको ये सब विशेषताएं दिख जाए तो समझो कि क्या है, ये स्तूप के बारे में बोला जा रहा है। तो स्तूप की विशेषताओं में क्या है कि केंद्र या हृदय में, केंद्र में यानी सेंटर में एक छोटा सा बक्सा होता है ना, एक छोटा सा स्मॉल बॉक्स होता है ना। इसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे थे। अब जैसे ये स्तूप है तो उसके सेंटर में क्या होगा, एक बॉक्स होगा। ये बताया जा रहा है आपके एनसीईआरटी में कि उस बॉक्स में क्या होगा, वो बॉक्स किस लिए बनाया जाता था। तो ये स्तूप तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, उनके अनुयायियों से रिलेटेड है। तो उसमें क्या रखा जाएगा, जब वो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए है ना, जो उनको फॉलोवर हो गए, जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनके जो रेस्ट बॉडी पार्ट है, प्रिजर्व करने वाला जो बॉडी पार्ट है, जैसे हम राख को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, हड्डी को, दांतों को, तो उस बॉक्स में रखा जाता था। ठीक है, या उनके द्वारा इस्तेमाल कई चीजों को भी रखा जा सकता है, जैसे कि कीमती पत्थर और सिक्के को भी उस बॉक्स में रखा जाता है। यानी आपको प्रिजर्वेशन के लिए इस बॉक्स का यूज किया जाता है ना। तो समझ में आया कि स्तूप में एक सेंटर में क्या होता है, एक केंद्र में आपको बॉक्स मिलेगा जहां पे आपके हड्डियों के, दांतों के और राखों के अवशेष मिलेंगे या कीमती चीजें आपको जैसे पत्थर और सिक्के मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया स्तूप के बारे में हमने क्या। उसके बाद अब इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, इस बॉक्स को बोलते हैं रेलिक कास्ट। क्या बोलते हैं, दिस बॉक्स इज नोन एज रेलिक कास्ट, वॉज कवर्ड विथ अर्थ, है ना। अब उसके बाद इसको अर्थ से कवर्ड कर देता है, किया जाता है, एंड लेयर ऑफ मड, ब्रिक और बेक्ड ब्रिक। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जब कवर करेंगे, मान लीजिए कि बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, इसके ऊपर से मिट्टी का कवर चढ़ा दिया जाता है, ईंटों से ढक दिया जाता है, या बेक्ड विक्ड यानी पकी हुई ईंटों का भी प्रयोग किया जाता है, विथ एडेड ऑन टॉप। ठीक है, एंड देन द डोम लाइक स्ट्रक्चर वॉज समथिंग कवर्ड विथ अ स्टोन स्लैब, यानी उसके बाद डोम लाइक शेप्ड बना दिया जाता है। इस बक्से को अवशेष ताबूत कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेलिक कास्ट का मतलब होता है अवशेष ताबूत, है ना। अब ताबूत वगैरह जैसे मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं, है ना, जो जैसे क्रिश्चियन लोग होते हैं, तो मरने के बाद उन्हें एक ताबूत में डालकर क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। तो इसलिए इसका भी नाम हम क्या करेंगे, इसमें भी तो अवशेष ही है ना, तो इसको ताबूत कहेंगे, अवशेष ताबूत कहेंगे, है ना, के नाम से जानता है, जिसमें मिट्टी से ढक दिया जाता है, बाद में ऊपर से मिट्टी के ईंट या पकी हुई ईंटों से ऊपर डोम शेप्ड बना दिया जाता है, और फिर गुबंद जैसी संरचना कभी कभी अब गुबंद जैसा गुबंद यानी ऐसे डोम शेप्ड बना दिया जाता है और उस पर नकाशी की जाती है ना, उसको सुंदर से बनाया जाता है ना। तो ये चीज आपको क्या इसके बारे में बताया गया, स्तूप के बारे में। अब आपका एनसीईआरटी जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तूप है, सांची का स्तूप, जो कि आपके मध्य प्रदेश भोपाल के पास सांची एक जगह है ना। तो वहां के स्तूप का एक एग्जाम्पल दिया है कि स्तूप कैसे दिखते थे। ठीक है, और क्या स्तूप के बारे में हमें एनसीईआरटी बताता है कि स्तूप के चारों ओर एक पथ होता है। जैसे क्या है कि आप यहाँ पे देखिए, ये आपका स्तूप है, डोम शेप्ड है ना, ऐसे गोलाकार का है, और चारों तरफ एक पथ होता है। ये पथ है, ये जो आपको दिख रहा है ना, रेलिंग लगी हुई है ना, ऐसे घेरा हुआ है, घेरेदार को कहते हैं रेलिंग। तो चारों ओर पथ होता है जहां पे क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। आप मंदिरों में जाते हो तो आप गोल गोल चक्कर लगाते हो, परिक्रमा करते हो। उसी तरह स्तूप में भी एक परिक्रमा पथ बना होता है, जहां पे जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड भिक्षु होते थे, है ना, वो मॉन्क होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पर गोल गोल घूम के चक्कर लगाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं। ठीक है, तो यही चीज वहां पर आपको लिखा हुआ है कि स्तूप की क्वालिटी में और क्या क्या चीजें बताई गई हैं, वही मैं आपको बता रही हूं यहाँ पे। ठीक है, तो अक्सर स्तूप के चारों ओर एक पथ बना होता है जिसको पद दीक्षिणा पथ के नाम से हम जानते हैं। यह रेलिंग से घिरा होता है। पथ में प्रवेश द्वारों यानी गेटवे के माध्यम से होता है। अब पथ है, चारों तरफ पथ है, ये डोम शेप्ड का आपका स्तूप हो गया, चारों तरफ पथ है, और यहाँ पर आपको एक गेट बना होगा, है ना, जिसके द्वारा आप प्रवेश करोगे और इस तरह से गोल गोल
घूमोगे। रेलिंग और प्रवेश द्वार दोनों को अक्सर मूर्तियों से सजा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने स्तूप के बारे में पढ़ा, जो कि आपकी एनसीईआरटी बता रही है हमको, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में एक सांची नाम का जगह है, वहां पे आपको सांची का स्तूप बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, उसके बारे में आपके एनसीईआरटी ने बताया है। इस तरह के स्तूप कई शताब्दी से बने गए हैं, जबकि ईंट का टीला संभवतः अशोक के समय का है ना। ये अशोक के समय का आपको स्तूप माना जाता है। रेलिंग और प्रवेश द्वार के बाद के शासकों के समय में जोड़ा गया, ठीक है। तो ये स्तूप किसके टाइम का है? अशोक के टाइम का है। लेकिन ये रेलिंग कब बनाई गई? जब अशोक के बाद, है ना, पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात जब हम करते हैं, तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में गुप्ता आए थे, वर्धन डायनेस्टी आई थी, तो उनके जिन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया होगा, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट कराया होगा, ठीक है। तो समझ में आई बात। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी हमें बिल्डिंग्स में क्या पढ़नी है। बिल्डिंग्स में हम देखिए अमरावती की मूर्ति के बारे में, स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती, है ना। अमरावती कहाँ है? अमरावती आपकी महाराष्ट्र में। अमरावती was also a place where a magnificent stupa once exist। अमरावती के बारे में बताया जा रहा है कि वहां कभी एक भव्य स्तूप मौजूद था। ये आपकी एनसीईआरटी बता रही है और ये इमेज दिखा रही है। ये इमेज आपको पुरातत्व को द्वारा क्या किया गया है, आपको प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद क्या है? अन अदर बिल्डिंग वेयर hollow out of rock to make artificial caves. Some of these were very elaborately decorated with a sculpture and painted wall। यानी अन्य इमारतों को कृत्रिम गुफाएं बनाने के लिए चट्टानों का खोदना खोखला कर दिया जाता है। अब क्या है कि चट्टानों को खोखला करके खोद के और क्या बनाया जाता है? गुफाएं बनाई जाती है, कृत्रिम गुफाएं जिसको कहते हैं। इनमें से कुछ में मूर्तियों और रंग बिरंगे दीवारों से भी बहुत शानदार ढंग से सजाया जाता है। अब क्या होता है कि पहले के लोग क्या होते थे, जैसे बौद्ध लोग की बात करें या जैन लोग की बात करें, वो क्या करते थे? एक जगह से दूसरे जगह बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जाते थे। तो जानते समय क्या होता था कि उनके पास कोई परमानेंट शेल्टर नहीं होता था। ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो परमानेंट शेल्टर नहीं होता था, तो वो गुफाओं का यूज करते थे। और गुफाओं में क्या की जाती थी? पहले के लोग ज्यादातर गुफाओं में रहते थे, तो वहां पे बहुत सुंदर मूर्तियां और रंग बिरंगी दीवारें बनाई जाती थी, उसको सजाया जाता था ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या कहेंगे, इस समय हिंदू मंदिर भी बनाए गए। अब ठीक है, स्तूप की बात हो गई, तो हिंदू लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे, ठीक है, उन्होंने भी अपनी मंदिर बनाई। अब इन मंदिरों में ज्यादातर किसकी पूजा की जाती थी? पॉइंट टू बी नोटेड। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू मंदिरों में किसकी ज्यादा पूजा की जाती थी, तो आपको ज्यादातर किसके मंदिर आपको दिखेंगे? विष्णु के दिखेंगे, शिव के दिखेंगे, दुर्गा के, पार्वती के, इनकी आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी, जहां पर देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, है ना। तो अब मंदिर के बारे में हम पढ़ेंगे कि मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्पल्स, है ना। टेम्पल्स की क्या विशेषताएं हैं? सारे टेम्पल में आपको क्या क्या कॉमन चीजें देखने को मिलेगी? आप किसी भी टेम्पल में जाओ, वो चीज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो सबसे पहला है आपको गर्भगृह। गर्भगृह कहाँ है? आप जो भी मतलब हिंदू धर्म से रिलेटेड बच्चे देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि गर्भगृह क्या होता है। जहां पर जो आपके भगवान होते हैं उनकी मूर्ति स्थापित की जाती है ना। जो सबसे सेंटर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेस माना जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज नोन एज द रूम। उस रूम को कहते हैं गर्भगृह। जहां मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जहां वह कैमरा जहां गर्भगृह के नाम से जाना जाता है, जहां प्रमुख देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और यहाँ पर पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और भक्त देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। यानी ये आपको इमेज में क्या दिख रहा है कि ये जो है गर्भगृह है ना, जहाँ पे भगवान की मूर्ति है ना, भगवान की मूर्ति, या अगर शिव का मंदिर है तो शिवलिंग आपको देखने को मिलेगी, है ना। और यहाँ पर पुजारी इंटर करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं, और जो भक्त होते हैं आपको वो भी वहां पे पूजा अर्चना करते हैं। तो गर्भगृह इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन हिंदू टेम्पल्स, ठीक है। तो जहाँ पे मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे हिंदू मंदिर की एक संरचना मैंने बताई है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम शिखर बोलते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि शिखर दर्शन करना। शिखर दर्शन का क्या मतलब है कि मान लीजिए आप किसी कारणवश आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, तो शिखर दर्शन करने से क्या होता है, ये शिखर होता है कि भगवान के शिखर का दर्शन करने से आपकी दर्शन को क्या माना जाता है कि आपने दर्शन कर लिया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर आपको गर्भगृह मिलेगा, यहाँ से एंट्री पॉइंट होगा जहाँ पे
भगवान की मूर्ति रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मंडप मिलेगा। मंडप क्या होता है? जहाँ पे लोग खड़े होके पूजा अर्चना करते हैं, आरती में शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, हिंदू मंदिर के एक टेम्पल का आर्किटेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है कि ये सब चीजें आपको देखने को हिंदू मंदिरों में मिलती है, ठीक है। समझ में आई बात कि हिंदू मंदिरों के बारे में किस तरह की है। तो ये आपकी एनसीईआरटी जो जो चीजें बताई हैं वो मैं आपको हमने, तो मैंने शिखर की बात की थी। शिखर क्या होता है आप यहाँ पे इमेज में देख लीजिए। ये इस तरह सा ट्राइंगुलर शेप का, कोन शेप्ड का जो बना रहता है, ये शिखर होता है। और ये जनरली आपको गर्भगृह के ऊपर बनाया जाता है शिखर। तो ये आपको ये होता है शिखर। अब शिखर क्या होता है? शिखर गर्भगृह के ऊपर बनाया गया था ताकि इससे एक पवित्र स्थान के रूप में चिन्हित किया जाए। इसीलिए बहुत लोग शिखर दर्शन भी करते हैं अगर वो मंदिर में प्रवेश कर नहीं पाए तो। शिखरों के निर्माण के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होती है ना। शिखर वॉज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द गर्भगृह टू मार्क दिस आउट एज अ स्केर्ड प्लेस। Building शिखर required careful planning. Most temple also have a space known as मंडप। आपको बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलेंगे जहाँ पे क्या आपको मंडप देखने को मिलेगा। It was a hall where people would assemble। ये वह प्लेस होता है। मंडप क्या होता है? मंडप वह प्लेस होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होके भगवान की पूजा अर्चना करते हैं या आरती में शामिल होते हैं। समझ में आया? मंडप क्या होता है? तो जहाँ पे लोग क्या करते हैं, असेंबल्ड होते हैं, इकट्ठा होते हैं। अब मंडप आप देख लो, ये क्या है, एक मंदिर है जिसका आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मंडप। देखिए यहाँ पे ये गर्भगृह हो गया और यहाँ पे लोग क्या करेंगे, खड़े होके पूजा अर्चना करेंगे। अधिकांश मंदिरों में मंडप के रूप में जाना जाने वाला एक स्थान होता है। यह एक हॉल होता है जहां लोग इकट्ठा होकर पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। समझ में आया मंडप? तो ये हमने कुछ खासियत पढ़ी जो कि हिंदू मंदिरों से रिलेटेड था। समझ में आ गई होगी बात। चैप्टर इजी है, बस आपको समझना है, आपका पढ़ा हुआ है, लेकिन उसको क्या करना है, रिकॉल करना है ना। चलो उसके बाद देखिए एक चीज और क्या मंदिरों के बारे में बताई गई है। अर्ली टेम्पल एट भीतरगांव उत्तर प्रदेश का एक एग्जाम्पल दिया गया है। दिस वॉज बिल्ड अबाउट 1500 ईयर एगो एंड वॉज मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक एंड स्टोन। ईंट की संरचना नीचे से ऊपर की ओर ईंटों की परतों जोड़कर बनाई गई है। देखिए अब यहाँ पे है कि जो भीतरगांव है, कहाँ है भीतरगांव? उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे एक मंदिर का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि मंदिर का है 1500 साल पुराना ये मंदिर है। इसमें क्या किया गया है, इस मंदिर की क्या खासियत है कि इस मंदिर में जो ईंटों का प्रयोग किया गया है ना, वो ईंट को पकी हुई ईंटें हैं, यानी बेक्ड ईंट, चिमनी में पकी हुई ईंटें हैं, उसका प्रयोग किया गया है। और जब हम ईंटों का सहायता लेके कोई भी संरचना तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं, नींव नीचे रखते हैं और उसको ऊपर की ओर लेके जाते हैं, है ना। इस तरह ऊपर की ओर बढ़ाते जाते हैं। पहले नींव रखेंगे और नींव रखने के बाद आपको एक बेस बनाएंगे और बेस क्या है, उसी बेस को हम ऊपर की ओर लेके जाएंगे। यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि संरचना में नीचे से ऊपर की ओर है ना। जब हम ईंटों का प्रयोग करते हैं मंदिर बनाने में तो हम उसमें क्या करते हैं, नीचे से ऊपर मंदिर बनती है। पहले बेस बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है। तो ये किसके कहाँ का एग्जाम्पल दिया गया है? भीतरगांव में जो एक मंदिर मिला है जो कि 1500 साल पुराना है, उसमें क्या किया गया, पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। और वो मंदिर में पाया गया है कि जो मंदिर बनाने में सबसे पहले नीचे ईंटें रखी गई हैं, फिर ऊपर बढ़ते गए हैं, यानी बॉटम आप कह सकते हो, है ना। बॉटम से यानी नीचे से ऊपर की ओर आपको संरचना दिख रही है, ठीक है। ये बताने के पीछे रीजन क्या है कि एक और मंदिर आपको देखने को मिलेगी जो आपको यहाँ पे मोनोलिथिक टेम्पल की हम बात करते हैं। नीचे से ऊपर की बात क्यों कही गई है, क्योंकि ये जो आपको टेम्पल दिख रहा है मोनोलिथिक, इसमें क्या है, इसमें उल्टा है। इसमें क्या है कि ऊपर से नीचे बना हुआ है। उसमें हमने क्या देखा कि पहले नीचे ईंटें रखी गई, उसके बाद मंदिर ऊपर तक बना। लेकिन यहाँ पर ये जो मोनोलिथिक टेम्पल की हम बात करते हैं, मोनोलिथिक क्या है, मोनोलिथिक हम बड़े बड़े पत्थरों को बोलते हैं, है ना। बिग स्टोन को हम क्या बोलते हैं, मोनोलिथिक। ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप याद कीजिएगा अगर आपने मेरे वीडियो को फॉलो किया है तो। देखिए सारी चीजें जो है वो कनेक्टेड है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको चैप्टर समझने में, आप मोनोलिथिक क्या होता है, तो मोनोलिथिक एक बड़े पत्थर को हम कहते हैं, बिग स्टोन को कहते हैं, जिससे मंदिरें बनाई जाती थी। तो पत्थर को काट के मंदिर बनाएंगे तो कैसे करेंगे, पहले बड़ा सा अगर पत्थर है मान लीजिए ऐसा, तो उसको शेप देंगे, तो ऊपर से नीचे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ऊपर से नीचे मंदिर, पहले ऊपर का डोम बनाया गया, फिर धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पे मोनोलिथिक टेम्पल कैसा बनता है, ऊपर से नीचे, है ना।
तो क्या कहा हमने, भीतर गांव का जो एग्जाम्पल पढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां पे नीचे से ऊपर बन रही थी मंदिरें। लेकिन यहाँ पे मोनोलिथिक टेम्पल में एक महाबलीपुरम के मंदिर का डिस्कस किया गया है आपके एनसीईआरटी में। तो उसमें क्या बोला है कि इसमें उल्टा है। इसमें क्या है कि ईच ऑफ दिस वाज कार्व्ड आउट ऑफ ए ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन। मोनोलिथिक क्या होता है? अ ह्यूज सिंगल पीस ऑफ स्टोन होता है, एक बड़ा सिंगल पीस ऑफ स्टोन जिसको काट के हम मंदिर बनाते हैं। दैट इज वाई दे आर नोन एज मोनोलिथ। स्टोन कटर हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप डाउन। टॉप डाउन यानी पत्थर काटने वाले को ऊपर से नीचे तक काम करना पड़ता है, यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, कहाँ की एग्जाम्पल दी गई है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम का मोनोलिथिक टेम्पल की हम बात कह रहे हैं। यहाँ पे पत्थरों को काट के, यहाँ पे ईंटों का प्रयोग नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे दुर्गा टेम्पल एट अहियोल बिल्ड अबाउट क्या है 400 ईयर एगो। अहियोल स्थित दुर्गा टेम्पल का भी एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि पत्थरों को काट के बनाया गया है ना। तो अहियोल के दुर्गा टेम्पल को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, हाउ वेयर स्तूप एंड टेम्पल बिल्ड। अब क्या है कि टेम्पल बनाए जाते थे पहले, स्तूप्स बनाए जाते थे, है ना। तो कैसे बनाए जाते थे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, सॉरी कि मतलब देखिए कोई भी चीज अगर आप कंस्ट्रक्शन कराते हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, आप माइंड में याद रखो कि आपको एक छोटा सा घर बनाना है, तो उस छोटे से घर के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, फिर पैसे इकट्ठे करने होंगे, है ना। फाइनेंस भी तो चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कभी बोल दिया और बन गया कोई भी चीज। बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारी प्लानिंग लगती है। तो बस वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि स्तूप और मंदिर कैसे बनाए गए। तो सबसे पहले अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर। अब देखिए अगर आपको घर बनाना है तो आप सबसे पहले सीमेंट की क्वालिटी चुनोगे कि कौन सा सीमेंट लगाए कि मेरा घर मजबूत हो। तो पहले जब मंदिरें और स्तूप बनाई जाती थी तो सबसे अच्छे तरह के पत्थर का यूज किया जाता था, ढूंढा जाता था, है ना। अलग अलग दूर से ले आया जाता था। ठीक है, उसे खोदना तथा उस स्थान पर ले जाया जाता था। अब उसको मूव भी तो कराना है। पत्थर हमें मिला है, मान लो कि पत्थर हमें मिल गया राजस्थान में, अब बनाना है हमें मध्य प्रदेश में, तो लाया भी तो जाएगा उस पत्थर को। इससे अक्सर नई इमारतों की सावधानी से चुना जाता था। ठीक है, इस खुरदरे पत्थर को आकार दिया जाता था। अब इस पत्थर को गोल लाती है तो इससे तो ला के रख देने से तो आपकी घर नहीं बन जाएगा, मंदिर नहीं बन जाएगा। तो उस खुरदरे पत्थर को आकार दिया जाता था, शेप दिया जाता था। उसे तराश कर खंबे, दीवारें और फर्श और छत के लिए पैनल बनाए जाते थे। ठीक है, और फिर इसे बिल्कुल सही स्थिति में रखा जाता था। राजाओं और रानियों ने संभवतः अपने खजानों से उन कारीगरों को भुगतान करने के लिए पैसे खर्च किए होंगे। अब देखिए, अब जो कारीगर बना रहा है तो उसको भी तो आपको खर्च देना पड़ेगा ना, उसकी भी तो मजदूरी देनी पड़ेगी। तो राजा रानी क्या करते हैं, जो उनका खजाना होता था, है ना, उसमें से उनको क्या करते थे, पैसे दिया करते थे। ये चीज आपकी एनसीईआरटी बताती है। ठीक है, उसके बाद जब भक्त मंदिर में, अब क्या होता है कि अभी भी आप मंदिर में जाओगे तो चढ़ावा चढ़ाते हो, है ना। जिसकी जितनी श्रद्धा होती है, जिसकी जितनी शक्ति होती है, वो उस हिसाब से अपना चढ़ावा चढ़ाता है। तो वो किस काम में लाया जाता है? वो मंदिर के, किसी भी मंदिर के डेवलपमेंट में काम आता है, किसी भी मस्जिद के डेवलपमेंट में काम आता है, किसी भी चर्च के डेवलपमेंट में काम आता है। तो वही चीज पहले भी होता था। जब भक्त मंदिर या स्तूप को देखने आते थे तो वह अक्सर उपहार लेके आते थे, जिनका उपयोग इमारतों को सजाने के लिए किया जाता था। उड़ीसा का एक जैन मठ का आपका एग्जाम्पल है। उड़ीसा में क्या है, जैन मठ है। ये 2 मंजिला इमारत चट्टानों की सतह को काटकर बनाया गया। अब ये चट्टान को काट के बनाया गया है। कमरों के में प्रवेश द्वार पर भी ध्यान दिया गया है कि किस तरह से कमरों में जाएंगे, है ना। जैन भिक्षु इन कमरों में रहते थे और ध्यान करते थे। ये आपकी एनसीईआरटी बता रही है कि किस तरह से पहले क्या होता था, कंस्ट्रक्शन वर्क होता था। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इमारतें पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे पेंटिंग। सेकंड पार्ट पे हम आ चुके हैं। सेकंड पार्ट क्या है, पेंटिंग, यानी चित्रकला कैसी होती थी। तो चित्रकला में सबसे पहले आपके एक ही एग्जांपल दिया गया है, ज्यादा कुछ चित्रकला में आपको इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है। चित्रकला पेंटिंग में आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं आपने सुनी होगी। तो इसमें अजंता की गुफाओं के पेंटिंग के बारे में हमारे एनसीईआरटी क्या बताती है, यह एक ऐसी जगह है जहां सदियों से पहाड़ियों में कई गुफाएं खोदी गई है ना। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के मठ थे। अब गुफाओं में क्या थे, ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के मठ थे और उनमें कुछ चित्रों को सजाया गया था। यह कुछ उदाहरण दिए गए हैं। चूंकि गुफाएं अंदर से अंधेरी थी इसलिए इसमें ज्यादातर पेंटिंग मशालों की रोशनी में बनाई गई थी। अब देखिए, ये जो आपको पेंटिंग दिख रही है
ये पेंटिंग है अजंता की गुफाओं से ली गई है ना। और इस पेंटिंग में बताया गया है कि देखिए गुफा बनाई जाती थी तो ज्यादातर बौद्ध भिक्षु जो होते थे वो अपने मठ बनाते थे, वहां पे रुकते थे, ध्यान लगाते थे, ठीक है। तो उस पेंटिंग में बताया गया है कि देखिए गुफा है तो उसके आप वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, तो लाइट तो होगी नहीं, तो पेंटिंग कैसे बनाया गया होगा। अब रोशनी तो चाहिए ना, कुछ भी आपको देखने के लिए, बनाने के लिए रोशनी चाहिए। तो टॉर्च का यूज किया जाता था, टॉर्च यानी मशालों का यूज किया जाता था, मशाल जला के वहां पे पेंटिंग को बनाया जाता था। 1500 साल बाद भी रंग चमकीले हैं। अब इसकी पेंटिंग की इतनी बड़ी खासियत है कि 1500 साल पहले तो ये पेंटिंग बनाई गई थी अजंता की गुफाओं में, लेकिन ये पेंटिंग की खासियत ये है कि इस पेंटिंग में जो रंग लगाया गया था और जो रंग, जिस रंग से, जिस भी पेंट से इसको पेंट किया गया होगा, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि 1500 साल भी उसी चमक, उतनी ही ज्यादा चमक उसकी बरकरार है, ये बोला जा रहा है। वे पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। अब रंग का क्यों, अब उस टाइम तो कोई ऐसा कंपनी थी नहीं, एशियन पेंट नहीं था, है ना, बहुत सारे ऐसे पेंट आते हैं, वो तो था नहीं। तो उस समय पौधों का, नेचुरल कलर का यूज किया जाता था, खनिजों का यूज करके शानदार कलाकृतियां बनाई जाती थी। लेकिन किसने बनाई है ये अभी तक नाम किसी को पता नहीं है। ये आपको पेंटिंग के बारे में बताई गई है। 2-3 चीजें आप याद रखिएगा। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग है, उसमें पेंटिंग को बनाने के लिए मशालों का यूज किया जाता था। 1500 साल पुराना पेंटिंग है, फिर भी चमक, अभी भी चमक है, और बौद्ध भिक्षु इसका यूज करते थे इन गुफाओं का। ठीक है, पेंटिंग समझ में आई। नेक्स्ट, अब आ गया आपका तीसरा पार्ट, किताबें। किताबें में क्या है, तो वर्ल्ड ऑफ बुक, किताब की दुनिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले एपिक क्या होता है, महाकाव्य क्या होता है। एपिक यानी महाकाव्य एक लंबी रचना होती है जो वीर पुरुषों और महिलाओं के बारे में होती है। एपिक क्या है, एपिक को हम महाकाव्य बोलते हैं, जो कि एक बहुत लंबी रचना होती है ना, लंबी रचना होती है। और किसके बारे में होती है, जो वीर पुरुष होते हैं, है ना, जो महिलाएं होती है उनके बारे में लिखी जाती है। इनमें देवी देवताओं के बारे में भी कहानियां शामिल है एपिक में। सबसे पहले एपिक समझ में आया, एक रचना है जो कि महाकाव्य, एक रचना है जो कि वीर पुरुष, महिलाओं और कभी कभी देवताओं के बारे में भी कहानियां होती है। अब एक आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है कि एक तमिल महाकाव्य, एक तमिल एपिक के बारे में बताया गया है जिसका नाम है शिल्पप्पा दिकारम। साउथ इंडियन नेम है, शिल्पप्पा दिकारम नाम की एक एपिक है ना। वो कब की है, लगभग 1800 साल पहले की है ना। इलांगो नामक कवि द्वारा रची गई है। आप इसका याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। एक तमिल एपिक है, नाम क्या है, शिल्पादिकारम, शिल्पप्पा दिकारम नाम की एक तमिल एपिक है, एक तमिल महाकाव्य है। कितने साल पुराना है, 1800 साल पुराना है। और इसमें किसने लिखा है, इलांगो नामक एक कवि है। इस कवि का नाम लिख लीजिएगा, इलांगो नामक एक तमिल कवि है जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा था जिसका नाम है शिल्पप्पा दिकारम। अब इसकी एक कहानी है, आप सुन लीजिएगा कहानी को, स्टोरी है। इस महाकाव्य में लिखा क्या गया है, इस महाकाव्य में आपके जो मेन कैरेक्टर है, उसमें सबसे मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है कोवलम। कोवलम नाम का एक व्यक्ति है, और वो क्या है, एक व्यापारी है। कोवलम नाम का एक व्यक्ति है जो कि व्यापारी है, जो कि मर्चेंट है, जो कि कहाँ रहता है, पुहार नामक एक जगह पे रहता है। कहानी क्या है कि तमिल एपिक है जिसका नाम है शिल्पप्पा दिकारम, जिसको लिखा था इलांगो नामक कवि ने 1800 साल पहले। इस कहानी में एक कोवलम नाम का एक व्यापारी है जो कि पुहार में रहता है अपनी पत्नी कन्नगी के साथ। यानी आपको कैरेक्टर समझ में आया, कोवलम नाम का व्यापारी, पत्नी का नाम कन्नवी, और रहता है पुहार में। अब उसको क्या है, राज्य, जिस राज्य में वो पुहार में रहता है उस राज्य में एक नाचने वाली वैश्या होती है जिससे उसको प्रेम हो जाता है ना। हालांकि ये मैरिड है, ये शादीशुदा है ना, पत्नी है ये इसकी, लेकिन उसको किससे साथ, उसको प्रेम किससे हो गया है, तो उसको प्रेम हो गया है एक माधवी नामक जो कॉटियर्स होती है ना, जिसको वैश्या बोलते हैं, उससे उसको प्रेम हो गया है। यही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ये है पत्नी, कन्नगी क्या है, उसकी पत्नी है कोवलम की, और ये माधवी जिससे उसको क्या हो गया, प्यार हो गया है, पुहार में ये रहता है, एक वैश्या है। ठीक है, ये इतनी कहानी है। नेक्स्ट आगे की कहानी पढ़ते हैं। बाद में वह कन्नगी पुहार छोड़कर, अब कुछ ऐसी बात होगी तो वो पुहार छोड़ के, वो आदमी जो कोवलम है,
जो मर्चेंट था, जिसको माधवी नामक एक वेश्या से प्यार हो गया था, बाद में वो पुहार जगह पे रहता था, तो पुहार को छोड़ के वो मदुरई चला जाता है, ठीक है, जहां पांड्य राजाओं के दरबारी जौहरी ने उन पर चोरी का गलत आरोप लगा दिया। राजा ने कोवलम को मौत की सजा सुना दी। कन्नवी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, प्यार करती थी, इस अन्याय से दुख और क्रोध से भर गई और उसने पूरे मदुरई शहर को नष्ट कर दिया। कहानी क्या है कि देखिए, वो क्या हुआ कि जो कोवलम है, कन्नगी को लेके चला गया दूसरे जगह, पुहार से चला गया कहाँ, मदुरई। मदुरई में चोरी का इल्जाम लगा, पांड्या राजा लोग थे, तो उनकी जौहरी ने उसको चोरी पर इल्जाम लगा दिया, तो राजा ने उसको मौत की सजा सुना दी। जब मौत की सजा सुना दी, तो इससे देखिए पत्नी थी, प्यार अभी भी करती थी, तो उसने क्या किया कि उसने प्यार में इतनी पागल थी अपने पति के कि उसने क्या किया कि वो बहुत दुखी हुई, क्रोधित हुई कि मेरे पति को इन्होंने मार दिया, तो उसने पूरे मदुरई शहर को नष्ट कर दिया। एक और आपका तमिल एपिक के बारे में आपका एनसीईआरटी क्या बताता है, जिसका नाम है मणिमेकलाई। मणिमेकलाई, अब ये क्या है, वॉज कंपोज्ड बाय सतनार। अब इसको किसने लिखा था, सतनार नामक एक कवि ने लिखा था 1400 साल पहले। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलम एंड माधवी। अब ये जो स्टोरी है, ये जो एपिक है, ये किसके ऊपर है, ये है जो कोवलम था और माधवी जो कि वैश्या थी, उनसे एक पुत्री हुई थी, एक बेटी हुई थी, एक डॉटर हुई थी, उस पर ये कहानी है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोवलम की डॉटर के ऊपर एक कहा एपिक लिखी गई है, जिसका क्या नाम है, मणिमेकलाई। क्या नाम है, मणिमेकलाई। किसने लिखा है, सतनार ने लिखा है 1400 वर्ष पहले। यानी मणिमेकलाई की रचना लगभग 1400 वर्ष पूर्व सतनार ने की थी। इसमें कोवलम और माधवी की पुत्री की कहानी का वर्णन है। समझ में आया। दो तमिल एपिक याद रखिएगा, मणिमेकलाई और एक हमने पढ़ा था शिल्पा दिकारम, दोनों तमिल नाम है, याद रखिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है मेघदूतम, है ना, मेघदूत बाई कालिदास। कालिदास की मेघदूत बहुत फेमस है, ए वर्जन फ्रॉम मेघदूत, है ना। अब एक इसमें क्या बताया है कि यह कालिदास की सबसे प्रसिद्ध कविता मेघदूत का एक छंद है। अब इसमें एक छंद दिया गया है, इसमें क्या बताया गया कि जिसमें मानसून के बादल को प्रेमिका के बीच एक संदेह वाहन के रूप में कल्पना की गई है और जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। अब क्या है ना कि मेघदूत में क्या है, मेघदूत किसकी रचना है, कालिदास की रचना है ना। और मेघदूत में क्या हुआ, मानसून के बादलों के बारे में कहानी है जो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। बस आपको इतना ही समझना है। मेघदूत किसने लिखी है, ये आपको याद रखना चाहिए, कालिदास की रचना है। हम बुक्स पढ़ रहे हैं तो हमको मेघदूत के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरी। अब आपके इसमें क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक लाइन की रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरी। ओल्ड स्टोरी जैसे पहले मनुस्क्रिप्ट हुआ करती थी, है ना, तो उसको स्टोर करके रखा जाता था, तो बहुत सारी खराब हो गई। जैसे हिंदू रिलीजियस स्टोरी, जैसे हिंदू धार्मिक कहानियों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है, ओल्ड और प्रिजर्विंग स्टोरी है, जिसको अभी भी प्रिजर्व करके रखा गया, अभी भी उसको संभाल के रखा गया। उसमें सबसे पहला नाम आता है जो कि हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, उसका नाम है पुराण, है ना। पुराण का नाम आपने सुना होगा। पुराण का शाब्दिक अर्थ ही होता है पुराना, पुराण यानी पुराना। अभी भी आप रूरल एरिया में जाओगे, देहात वाले एरिया में जाओगे, तो आपको जैसे आप बिहार वाले एरिया में जब जाओगे ना, तो पुराना मतलब पुराण कहते हैं, ये बहुत पुरान है ना। तो इस तरह से वो लोग पुराण मतलब पुराना मतलब पुराण का मतलब ही होता है पुराना यानी ओल्ड, है ना। अब पुराण में क्या लिखा जाता था, ये पुराण जो धार्मिक पुस्तक है हिंदू धर्म से रिलेटेड, इसमें क्या होता था, तो पुराणों में भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं के बारे में कहानियां होती है। पुराणों में क्या होता है, भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां आपको मिलेगी। इनमें यह भी बताया गया है कि पूजा कैसे की जाती है, यानी पूजा अर्चना के नियमों को भी बताया गया है। कहाँ, पुराण में। तो आपसे पूछा जाएगा पुराण में कौन कौन से देवताओं के बारे में वर्णन है, तो विष्णु के बारे में, शिव के बारे में, दुर्गा या पार्वती के बारे में। और ये कहानियां हैं पुराणों में कि क्या क्या हुआ था, क्या कैसे कैसे देवता ने क्या क्या कारनामे किए थे। और उसमें ये भी बताया गया है कि आपको पूजा अर्चना कैसे करनी है। एक रूल्स, एक रेगुलेशन आपको देखने को पुराणों में मिलेगा। ठीक है। पुराण किस में लिखा हुआ है, पुराण सरल संस्कृत पद्य में लिखा गया है। किस में लिखा गया है, पुराण संस्कृत में लिखा गया है। और इन्हें सभी लोग सुन सकते थे, जिसमें महिलाएं और शूद्र भी शामिल थे।
अब पुराण एक ऐसी चीज थी जिसे संस्कृत में तो लिखा गया था, लेकिन इसको सभी लोग सुन सकते थे, यानी सभी के लिए था ये पुराण। चाहे वो महिलाओं, अब देखिए महिलाओं को और जो शूद्र होते हैं उनको क्या किया जाता है, समाज से थोड़ा सा आपको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। जैसे बहुत सारी जगह होता है ना कि महिलाओं को प्रवेश नहीं मिलता है, शूद्रों को प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन पुराण एक ऐसी पुस्तक थी जिसको सभी लोग सुन सकते थे, है ना, सुन सकते थे, जैसे इसमें महिलाएं और शूद्र भी शामिल थे। लेकिन वेदों का अध्ययन की अनुमति ना महिलाओं को थी ना शूद्रों को थी। संभवतः इनमें मंदिरों के पुजारी द्वारा सुनाया जाता था और लोग इन्हें सुनते थे। अब पुराण और वेद में अंतर क्या है? तो पुराण और वेद में अंतर है कि वेद जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, बहुत ही कठिन संस्कृत होती थी जिसको वैदिक संस्कृत कहते हैं, जिसमें वेद लिखे गए थे। जो हमने 4 वेदों की बात करी थी ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ये 4 वेद जो है वो क्या है, बहुत ही कठिन थी, बहुत ही डिफिकल्ट संस्कृत थी, है ना। और जिसको कौन पढ़ा करते थे? जिसको अनुमति सिर्फ ब्राह्मणों को होती है ना। लेकिन पुराण क्या है, पुराण की जो लैंग्वेज थी बहुत सरल थी, जिसको जो ब्राह्मण थे वो सुनाया करते थे और इसको सभी लोग सुन सकते थे। ये चीज आपको पुराण के बारे में बताई गई है, ठीक है, समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे महाभारत। महाभारत इज अबाउट ए वॉर फाउट बिटवीन द कौरव एंड पांडव। ये सभी को पता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? गौरव और पांडव के बीच में। कौरव को कौन लीड कर रहा था? तो आपको पांडव को लीड कर रहे थे युधिष्ठिर, जो कि पांडव के सबसे बड़े भाई थे। और पांडव के साथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे, ठीक है। और दुर्योधन जो था वो कौरवों को लीड कर रहा था। और ये लोग क्या थे? भाई थे, है ना। तो ये लोग भाई थे और आपस में प्रॉपर्टी के लिए, राज्य के लिए लड़ रहे थे। दिस वॉज ए वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ थ्रोन ऑफ कुरुक। और ये जो लड़ाई हुई थी, ये कुरुक जो एक क्षेत्र है ना, उसके कुरुस क्षेत्र जो है, एक क्षेत्र है जहां पर, जिसका जो कैपिटल है, राजधानी हस्तिनापुर है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसकी गद्दी को पाने के लिए ये लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच में, आपको पता है। और ये क्या होता है, कभी कभी आपने सुना होगा बड़े लोगों से कि बड़े लोग क्या कहते हैं कि घर में गीता को रखिए। गीता क्या है? महाभारत का एक पार्ट है। तो गीता को रखिए जहाँ पे अच्छी बातें, गीता के उपदेशों को सुनना चाहिए, जहाँ पर आपको अच्छी बातें बताई गई है। महाभारत जैसी महाकाव्य को नहीं रखा जाता है, क्योंकि देखिए महाभारत में बहुत मारकाट दिखाया गया है, खून खराबा दिखाया गया है। और ये सब चीजें जैसे कहते हैं ना कि जैसी संगति में रहोगे वैसा आपको असर होगा। तो इसीलिए महाभारत को की सलाह नहीं दी जाती है। गीता क्या है? एक छोटा सा पाठ है जहां पर भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था, किसको? अर्जुन को। और मतलब शस्त्र उठाने को बोला था, क्योंकि वो इतने ज्यादा भयभीत हो गए थे कि वो अपने ही लोगों के खिलाफ शस्त्र उठाना नहीं चाहते थे। तो पुराणों और महाभारत दोनों का संकलन किसने किया था? वेद व्यास जी ने किया था, याद रखिएगा। पुराण को किसने लिखा था? व्यास जी ने। महाभारत को भी वेद व्यास जी ने लिखा था, ये चीज आपकी बताई है। अब रामायण। रामायण क्या है? अब रामायण इज अबाउट राम। राम के बारे में रामायण है, जो कि कौशल जो एक क्षेत्र है उसके क्या थे? प्रिंस थे, राजकुमार थे, है ना। और कौशल की राजधानी क्या थी? अयोध्या। तो देखिए क्या है ना कि ये जो कौशल क्षेत्र है, और यहाँ पर एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है अयोध्या। तो अयोध्या में तो रहते थे, लेकिन ये पूरे कौशल के प्रिंस थे। कौन थे? कौशल के राजा कौन थे? राजा दशरथ। और कौशल के प्रिंस कौन थे? भगवान राम, ठीक है। हु वाज सेंट टू एक्सेल, उनको वनवास भेज दिया गया विथ हिज वाइफ सीता, है ना। और वहां पे लंका का राजा जो था रावण, उसे क्या कर लिया? सीता का हरण हो गया, है ना। और फिर क्या हो, सीता जी को पाने के लिए दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई, है ना। और उसके बाद जब वो रिटर्न होकर आए अयोध्या जीत कर, हाँ, जहाँ पे अयोध्या क्या थी? कैपिटल ऑफ कौशल, कौशल की कैपिटल थी, राजधानी थी, है ना। वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण को, आप सभी को पता है वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। और रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। अवधी भाषा में है, आप याद रखिएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपकी पुराण। पुराण में आपको विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण सब देखने को मिलेगा। महाभारत और ये रामायण, ये सब बुक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने थोड़ा छोटा आपसे डिस्कस किया। स्टोरी टोल्स अबाउट ऑर्डिनरी पीपल, यानी ऑर्डिनरी पीपल जो थे, जो साधारण लोग थे,
उन्होंने भी कुछ स्टोरियां उनसे भी रिलेटेड है, जैसे जातक की कथा है, पंचतंत्र। पंचतंत्र को किसने लिखा है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, ठीक है ना। विष्णु शर्मा, याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है। तो जातक कथाओं में अक्सर स्तूपों की रेलिंगों पर और अजंता जैसी जगहों का चित्र को भी दर्शाया गया है। जातक और ये पंचतंत्र बुक है जो कि स्टोरी टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों द्वारा ये स्टोरी बोली जाती थी, पढ़ाई जाती थी। अब राइटिंग बुक ऑन साइंस, साइंस के ऊपर कौन सी बुक है, तो साइंस के ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है आर्यभट्टम। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम व्हेन आर्यभट्ट, ए मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, रॉट ए बुक इन ए संस्कृत नोन एज आर्यभट्टम, है ना। जिन्होंने, आर्यभट्ट कौन थे, जिन्होंने जीरो की खोज की थी। एक खगोल शास्त्रिक थे आर्यभट्ट, है ना, एक गणितज्ञ थे, एक मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, महान मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या की थी, जीरो की खोज की थी। और उन्होंने इतने समय पहले ही बता दिया था कि दिन और रात का कारण क्या है ना। इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इन सब चीजों के बारे में किसने बताया था हमें, आर्यभट्ट ने बताया था। यह वह समय भी था जब गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री ने संस्कृत में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है आर्यभट्टम नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, आर्यभट्ट ने लिखी थी, बुक ऑन साइंस, ठीक है। उन्होंने कहा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपने ध्रुव पर घूमने के कारण होता है, ठीक है। तो आर्यभट्ट ने क्या बहुत पहले ही बता दिया था कि जो दिन और रात होता है, सूर्य जो है वो अपने जो पोजीशन पर फिक्स है, सूर्य कहीं नहीं मूव करता है। हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है और इसके कारण दिन और रात देखने को मिलता है। सूरज डूबता नहीं है, सूरज निकलता नहीं, सूर्य तो स्थिर है। ये बात किसने कही थी, ये बात आर्यभट्ट ने कही। भले ही ऐसा लगता है कि सूरज हर दिन उगता और डूबता है। उन्होंने ग्रहों के लिए भी एक वैज्ञानिक व्याख्यान विकसित किया था। उन्होंने सरकमफेरेंस बताया था, है एक वृत्त की परिधि की गणना करने का एक तरीका भी खोजा था जो आज हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है जाने वाला सूत्र जितना ही सटीक है, ठीक है। तो उन्होंने ये सब सरकमफेरेंस यानी सबके बारे में, वृत्त की परिधि के बारे में भी गणना कैसे करेंगे वो भी बताया था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, नाम लिख लीजिएगा, आ सकता है। बारामीरा एक क्या थे, यहाँ पे ये आपको राइटर का नाम है बारामीरा, है ना। बारामीर कौन थे, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका पर एक बुक लिखी थी। ये पंच सिद्धांतिका बुक किसने लिखी थी, बारामीर ने लिखी थी। ये किस पर था, 5 कॉन्टेम्पररी स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी सिद्धांत पर था, है ना, प्रिविलेंट इन इंडिया। तो बारामीरा जो क्या थे, एक एस्ट्रोनॉमर थे, ये भी एक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम की बुक में लिखी थी जो कि आपको 5 कॉन्टेम्पररी स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताता है। दूसरा है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता कौन थे, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र सिद्धांत लिखा था। देखिए ये जो रेड कलर से दिया है ये बुक का नेम है और ये है जो राइटर है। ब्रह्मगुप्ता ने ब्रह्म सूत्र सिद्धांत लिखे थे। उसके बाद चरक का नाम सुना होगा, चरक ने क्या लिखा था, मेडिसिन पर बुक लिखी थी, चरक संहिता, ठीक है, याद रखिएगा, चरक संहिता चरक द्वारा लिखी हुई मेडिसिन के ऊपर यानी दवाइयों के बारे में एक बुक है। सुषुप्ता संहिता किसने, सर्जिकल सर्जरी के ऊपर ये बुक है, ठीक है ना। सुषुप्ता ने क्या लिखा था, सुषुप्ता संहिता लिखा था। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बुक का नाम है जो कि इंपॉर्टेंट बुक है। मेघदूत किसने लिखा था, आपको याद है, कालिदास। अब जीरो के बारे में हम जानते हैं कि जीरो की खोज किसने की थी। जब पहले अंकों का इस्तेमाल किया जाता था तो भारत में गणितज्ञों ने अब शून्य के लिए एक विशेष प्रतीक का आविष्कार किया। गिनती की इस प्रणाली को अरबों ने पहले अपनाया, उसके बाद यूरोप में ये फैला। तो जीरो का आविष्कार हमारे भारत ने ही किया। उसके बाद कागज का आविष्कार दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, थोड़ा सा नीचे में। तो इसके बारे में क्या है कि 1900 साल पहले चीन में जो है, चाइना में आपका कागज का यानी पेपर का क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई थी। किसने किया था, कैन लून नामक एक व्यक्ति ने किया था। क्या नाम है इस व्यक्ति का, कैन लून नामक इस व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था जो कि चाइना से बिलोंग करता था। यानी आपसे पूछा जाए कि कागज का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, तो चाइना में हुआ 1900 साल पहले, कैन लून नामक व्यक्ति ने। अब कैसे किया था इन्होंने कागज का आविष्कार, तो पौधे के रेशों से, कपड़ों से, रस्सी और पेड़ों की छाल को पीसकर पानी में भिगोया और फिर गूदे को थापकर, दबाकर, है ना, सुखाकर कागज बनाया, है ना। तो कैची कैची का यूज किया इन्होंने,
रेशों का, कपड़ों का, रस्सियों का, पेड़ों की छालों को पीस कर इन्होंने भिगोया और फिर गूदे को दबाकर उसका पानी निचोड़कर सुखाया और उससे कागज बनाई। आज भी कागज से बने आज भी हाथ से बने कागज को इसी प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये था कि कागज का आविष्कार चाइना ने किया। किसने किया? केन लून नामक एक व्यक्ति ने किया। समझ में आई बात? तो ये था दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसी के साथ आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी खत्म होती है हिस्ट्री की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लास 7, है ना? और साथ में आपको कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए ज्योग्राफी जो क्लास 8 की बची हुई है उसको भी कवर करा दूं, है ना? तो आप बने रहिएगा इस चैनल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।